बुनियादी तौर पे हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक परचेज करने की, दूसरा सेल्स करने की। ठीक है, कि कितना खरीदा और कितना बेचा। अब क्वेश्चंस को जब वो हमें देते हैं, यार ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ क्यों आ रहा है, नजर आ रहा है मुझे, यहाँ से बहुत दूर लगा, छोटा लग रहा था। ठीक है, तो सही है, सब मुझे थोड़ा बोर्ड ज्यादा ही चाहिए ताकि पूरा सॉल्व हो जाए। अच्छा, अब होता क्या है कि कभी डेटा पिछले सवालात या इससे ऊपर क्वेश्चन को देखो तो नजर आ रहा था कि एक इन्वेंट्री है, फिर सेल है, फिर परचेज है, फिर सेल है, इस तरह तरतीब थी। यहां क्वेश्चन नंबर 5 में वही चीज है, वही सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अंदाज, पूछने का नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन बताने का अंदाज बदल गया। और वो अंदाज इस तरह से बदला कि दो कॉलम दे दिए, एक परचेजेस का कॉलम और दूसरा किसका कॉलम दे दिया, सेल्स का कॉलम दे दिया। तो चीज वही है, बस सिर्फ फर्क क्या है कि उन्होंने तरतीब वाइज वन बाय वन देने के बजाय दो कॉलम में बांट दिया। बोलो, पहली बात ये आप लोगों को समझ में आई मेरी, जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं सर, 2 पेजेस छोड़ने के बाद करना है एटलीस्ट। हाँ, वो जो मैंने सवाल करवाए थे पीछे एंट्रीज, देखो 2 पेजेस की जो बात तुम मुझसे पूछ रहे हो उसका बता दूं कि जहां पर तुम ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाला बनाया ना, जैसे आज सॉल्व कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन तुम करते हो, ये शेड्यूल बनाते हो, तो इस शेड्यूल के बाद प्रैक्टिस के लिए तुम्हें ये एंट्रीज बनानी है और ये टी अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो मैं ये एंट्रीज, यहाँ पे ये एंट्रीज और टी अकाउंट की जगह छोड़ देना। अब ये तुम देख लो कि ये वाली एंट्रीज और ये टी अकाउंट तुम लोग कितनी जगह में कर सकते हो। क्लियर? तो ये अब आपके ऊपर है, कहां से यहां तक दे रहे हो। ठीक है, चलो यहां से मैं शुरू करूंगा। चलो ठीक है, अब रहने दो, अब देख लेता हूं, मैं करता हूं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा टाइम। अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर, क्लियर हुई मेरी बात? तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप तय है कि आपने पहले चेक करिए कि यहां पर आपको उन्होंने परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बताया है, क्योंकि आगे चल के जब क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें ये लाजमी क्वेश्चन से पिक करना है कि क्वेश्चन को परपीचुअल सिस्टम से करना है या पीरियोडिक सिस्टम से करना है। गॉट इट? तो इस वक्त आप ये देखो कि क्या आपको नजर आ रहा है कि कंपनी कौन सा सिस्टम मेंटेन करती है, कंपनी कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करती है। तो आप देखिए कि साफ उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी मेंटेन, सेकंड लाइन में ऊपर, कंपनी मेंटेन परपीचुअल सिस्टम। बोलिए, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। नजर आ गया आप लोगों के ये पॉइंट्स? तो ये जहन में रखना कि आज तो हमें जितने इस सेक्शन में सवाल हैं ये सारे परपीचुअल के हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें फैसला करना होगा, उसके सवाल के बॉडी में, सवाल के नीचे, सवाल के रिक्वायर्ड में ये लिखा हुआ होगा कि वो परपीचुअल से करना है या पीरियोडिक से करना है, और वो पिक करने के बाद तुमने फिर काम करना है। क्लियर? अब जैसा कि डिसाइड, क्या लिखा, कोई सवाल कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, यही है अहमद, यही कह रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होता है 99.99 टाइम। 0.001 नहीं होता तो मैं बताऊंगा इसके बाद कि क्या करना है अभी, लेकिन हमेशा तुम देखोगे कि मेंशन होगा। अब परपीचुअल की तरफ जब बढ़ोगे तो सबसे पहला काम यही करना कि तुमने एक वो स्केड्यूल जो हमारा मेन होता था उस तरह से बना लेना। पहला कॉलम किसका बनाया जनाब? डेट का। उसके बाद कॉलम किसका बनाया जनाब? परचेजेस का। यार भक्ति, मुझे ब्लू मार्कर अगर हो सके तो काइंडली। परचेजेस के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, व्यू आ रहा है? सही है, नजर आ जाए। और आखिर में कॉलम बैलेंस का। ठीक है, नजर आ रहा है बच्चों? अच्छा, आप बता देना यार जरा मुझे जवाब, मैं देखता हुआ चलूंगा, ऐसा ना हो कि नजर ना आ रहा हो। अब क्या करना है यार, कैलकुलेटर आप लोगों ने हाथ में रखना है। मैं जब कैलकुलेशन पूछूंगा तो आपने बताना है। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर हाथ में, आपने बताते हुए चलना है। अच्छा, अब इसके बाद आपको मालूम है
कि सबसे पहले अब आपने जनाब कंपनी का नाम लिख दीजिए, जो भी आपके पास है। इस वक्त पे है तो मैं उसी को लिख देता हूं। मैंने अली बे पे बताया था ना कि इसमें सारे अली बे पे पढ़ा दिए। अच्छा, अब इसके बाद आपको, जब आपने परपिचुअल पिक कर लिया, तो इसके बाद इसके अंदर आपने दूसरी चीज ढूंढनी होती है क्वेश्चन में कि ये फीफो मेथड से करना है, लीफो मेथड से करना है, या वेटेड एवरेज मेथड से करना है, कौन से मेथड से करना है। ठीक है, नॉर्मली वो हमेशा मेंशन होगा, जैसे इससे ऊपर वाले सवाल में देख लो। लेकिन जहां पे अगर ये मेंशन ना करे तो हमेशा आप समझ लीजिएगा कि जिस मेथड से आप करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेंशन है कौन सा मेथड, अगर आप नोट करिए, आगे पढ़िए कि कंपनी कौन से मेथड से काम कर रही है। तो उसने बताया है वेटेड मूविंग एवरेज मेथड से काम कर रही है। ठीक है, तो अब यहां पर आपने हेडिंग ये डालनी होगी हमेशा इस तरह से कि आप कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन फॉर दो चीजें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और थर्ड लाइन में लिख दो कि ये कर रहे हैं फॉर द पीरियड जो एंड हो रहा है जुलाई 31। ठीक है, जो एयर है वो एयर मेंशन कर देना। बोलो, यहां तक क्लियर हो गई बात? ये हेडिंग हो गई। अच्छा, एक छोटी सी करेक्शन कर लेना, जहां पर उन्होंने नीचे मार्च 1 लिखा हुआ है, देखो लास्ट लाइन में, ये बेसिकली शायद मिस्टेक हो गई है, मार्च 1 नहीं है, दिस इज जुलाई 1। तो मार्च 1 को कट करके वहां पर जुलाई 1 लिख लो, क्योंकि ये जुलाई 1 कहता है कि जुलाई 1 को करंट टोटल यूनिट्स थे इनके पास, जिसकी कॉस्टिंग थी 6375। कर लिया जुलाई 1। ये जुलाई 1 बेसिकली बिगनिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, तो जुलाई 1 को, जो मार्च 1 को काट के फिर रिपीट कर रहा हूं, कर लिया ना। तो मार्च 1 को 1700 यूनिट थे, उन्होंने लिखा 1700 यूनिट्स, और उसकी टोटल कॉस्टिंग है 6375। अब जरा सा एक बात का तवज्जो से यहां पे सुनना, अक्सर हम जो काम कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि 3 कॉलम होते थे। कौन कौन से? यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यहां फर्दर लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि मेरे पास बोर्ड इस वक्त कैमरे की वजह से लाइन ड्रॉ करने के बाद बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो लिखते हुए जरा मुश्किल होगी आपको समझने में, वरना हम यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसा कि सोल्यूशन दिखाया हुआ है बुक में भी और आपके वेबसाइट पे जो सोल्यूशन पढ़ा है। तो क्लियर होना चाहिए कि सोल्यूशन के लिए आपने लाइन यहां तक ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद समझना क्या है कि अक्सर यहां पर एक ट्रिक पैदा करते हैं। क्या? कि नॉर्मली जब हमें बिगनिंग इन्वेंट्री दी जाती है, मैं एक ऐसी सवाल से हट के मिसाल से बात कर रहा हूं, तो हमें बताया जाता है मिसाल के तौर पे 100 इन्वेंट्री है, तो उनकी कॉस्ट है 10 रुपए। तो हम 100 रुपए हमारी होते हैं, क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। 10 रुपए उसकी क्या होती है? यूनिट कॉस्ट होती है। और 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000 रुपए हमारी टोटल कॉस्ट होती है, जो हम यहाँ प्लेस करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में ये पैटर्न रहता है। क्या बताते हैं? यूनिट्स बताते हैं, यूनिट कॉस्ट बताते हैं और टोटल कॉस्ट बताते हैं। लेकिन कभी कभी वो इसमें एक गेम करते हैं, जैसा कि इस वक्त किया गया। कहने लगे 1700 तो क्या है? यूनिट्स हैं, लेकिन उसके आगे लिख दिया गया क्या? 6375 जो है, इसके आगे लिख दिया गया टोटल कॉस्टिंग। क्या मतलब हुआ बताओ? 6375 फिर क्या हुआ? 6375 यूनिट कॉस्ट हुआ या 6375 टोटल कॉस्ट हुआ? बताइए जी। तो शाबाश, यही चीज समझिएगा। जो पेपर एग्जाम में अभी जो लास्ट ईयर 2-4 पहले साल ये ऐसे ही क्वेश्चन आया, उन्होंने यूनिट के बाद टोटल कॉस्टिंग कर दी। बच्चों ने क्या गलती की? जो एग्जाम की कॉपी की बात बता रहा हूं सॉल्व करते हुए, जो मैंने चेक की कि बैलेंस में 1700 यूनिट लिखा। अब यहां 1700 लिखना था, ठीक है, लेकिन यहां नहीं लिखना था 6375।
6375 को कहां लिखना था? टोटल कॉस्ट में, क्योंकि उन्होंने पहले लिख दिया कि ये यूनिट कॉस्ट नहीं है, ये क्या है? टोटल कॉस्टिंग। तो गलती क्या हुई कि जब इसको यहां प्लेस कर दिया तो 1700 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो एक बहुत बड़ी फिगर आ गई, जो जिसने सारे क्वेश्चन को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जरा सा ख्याल करना कि ज्यादातर क्वेश्चन में यूनिट कॉस्ट होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वो टोटल कॉस्टिंग या कॉस्टिंग का वर्ड लिख दे और थोड़ा सा खुद अकल से काम ले लो कि यार जब हमें यूनिट कॉस्ट मिल रही है तो छोटी है यूनिट कॉस्ट। मतलब अगर तुम देखो तो परचेजेस में, यानी देखो हमेशा मैं एक बात बताऊं ना, एक अकाउंटेंट के दिमाग के अंदर एक लाल बत्ती होनी चाहिए, जरा सी उसमें जल जाए वो लाल बत्ती। मसलन अगर तुम परचेजेस का कॉलम पढ़ो तो परचेजेस के कॉलम में जितने भी यूनिट्स हैं वो कितने के हैं? 3 रुपए 70 पैसे, 3 रुपए 50 पैसे, 3 रुपए 40 पैसे, 3 रुपए 10 पैसे। तो जहां 3 रुपए की कॉस्ट चल रही है एवरेज, वहां पर अगर 6000 की यूनिट कॉस्ट आ जाए तो अकल होनी मन को ये इशारा ही होगा, यार मुझसे गलती हो गई, ये यूनिट कॉस्ट नहीं होगा, ये क्या होगा? टोटल कॉस्ट होगा। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हुई अब ये पॉइंट, ताकि गलती ना हो आइंदा। जवाब तो दे दो यार अर्जुमन। चलो अब आगे, चलो यार अर्जुमन का जवाब आया। अब इसका बताओ फिर यूनिट कॉस्ट इसकी क्या आ रही है, कैसे निकालोगे? 6375 को 1700 से डिवाइड करो जल्दी से, कितना आता है? 3.75। ठीक है, तो यहां पे लिख दो 3.75 और डेट के कॉलम में मैंने जैसे सही करवाया कि मार्च की जगह प्लेस कर दो जुलाई की 1। अब ये हमारे पास जुलाई की पहली तारीख तक कितने यूनिट थे? 1700, जो कि 6375 के थे। अब यहां तक पहली बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये भी एक आराम से आपको तंग करने का या आपको वो करने का है क्या? अमूमन होता क्या था, जैसे अगर आप ऊपर वाले सवालात में, ऊपर के इतबार से ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी पीछे के सवालात और 5 ईयर के अक्सर सवालात हैं कि जहां बिगनिंग आती है उसके बाद ज्यादातर परचेजेज आती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बिगनिंग के बाद परचेजेज हो। जैसे ऊपर दोनों सवाल देखो, बिगनिंग के बाद सेल है, लेकिन हमारी एक हैबिट होती है कि हम परचेज की तरफ बढ़ते हैं। अभी 2 कॉलम दिए हुए हैं परचेजेज और सेल के, इन दोनों कॉलम में से पहले किसको पिक करें? तो उसके लिए ट्रिक ये है कि देखो कि सबसे पहले डेट कौन सी आ रही है। क्या परचेजेस की कॉलम की डेट आ रही है या सेल्स के कॉलम की डेट आ रही है? कौन से कॉलम की डेट आ रही है? तो तुम देखोगे कि सबसे करीब तरीन डेट जुलाई 1 के बाद सेल्स के कॉलम में मौजूद है, कौन सी? जुलाई 6। इसका मतलब है कि हम 6 डेट को, जुलाई के 6 को यूज करेंगे। तो जुलाई 6 जो हमारे पास है, कितने यूनिट सोल्ड हुए? 900। ठीक है, और एक और बात नोट करो कि जो 900 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं उसके साथ कोई प्राइस नहीं लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है ना। हालांकि ऊपर जब दोनों क्वेश्चन देखो, नजर डालो, जो पे ट्रेडर का सवाल है, जहां जनवरी की 5 तारीख को, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, सेल्स ऑन कैश लिखा है, वहां देखो 1500 यूनिट सोल्ड होते हैं कितने पे? 10 रुपए पे। फिर इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 4 में नजर डालो तो वहां पर भी सेल्स होते हैं 3000 यूनिट, कितने पर? 10 रुपए पे। लेकिन यहां बताते हुए सेल 900 यूनिट होते हैं, कितने पर? नहीं बता रहा। तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि अगर पहला लेक्चर याद करो इस सवाल का बताने का, क्या यानी इस सवाल को दूसरे लेक्चर में करवाया था कि अगर हम यहां काम कर रहे हैं तो हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? कॉस्ट की। क्योंकि ये शीट क्या निकाल के बताती है कि जितनी कॉस्ट की चीज खरीदी गई उसमें से कितनी कॉस्ट बिक गई और कितनी कॉस्ट बच गई। इसलिए 900 के आगे अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तब भी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी। क्या लिखा है जोहेब साहब ने? कहां पे वेटेड मीन प्राइस? बेटा ये तो वेटेड मीन प्राइस है, वेटेड मीन यहाँ वेटेड एवरेज कहते हैं। मीन, अब तुम स्टैटिस्टिक्स की टर्म ला रहे हो तो मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में जाहिल हूं कि अब इस वक्त तुम मीन के माने हाँ माने हुए ये कि टोटल यूनिट्स यही थे जुलाई 1 को, और जुलाई 1 को 1700 ये थे, तो दोनों को डिवाइड करके ये निकाल लिया। अगर आप वेटेड एवरेज उसकी बात कर रहे हैं कि सवाल के, तो वो आखिर में निकालना, तो वो पीरियोडिक में नहीं होता, परपेचुअल में हर दफा निकालते रहते हैं, समझे ना। तो अगर मैं सेल्स की प्राइस में, सेल्स की प्राइस कहाँ है जोहेब? सेल्स की प्राइस तो
एक अगर तुम कहते हो जो मैंने लाइन पे एम्फसाइज नहीं किया, शुरू में जो उन्होंने लिखा था कि टोटल सेल्स वैल्यू, जहां लिखा था और यूनिट सोल्ड 35,000, ये मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ ना, पहले ये काम जरा सा कर लूँ फिर मैं लेकर आता हूँ। अगर तुम ऊपर जा रहे हो 35,000 है, 35,000 को मैंने डेलिबरेटली छोड़ा है अभी, उसकी बात मैं आगे चल के कर रहा हूँ। अभी जरा 6 पे आओ, तो 6 तारीख को 900 यूनिट वो सोल्ड किए, इसका 1700 यूनिट थे। हमने डायरेक्ट, क्योंकि अब हम वेटेड मूविंग एवरेज कर रहे हैं ना, इसमें ऊपर से लेना नीचे से, 900 यूनिट लिए। 1700 में से 900 यूनिट थे, सबके सब कितने के थे? 3.75 के थे। 900 को 3.75 से मल्टीप्लाई करो, बताओ मुझे जल्दी से क्या आ रहा है? 3.75 से मल्टीप्लाई हो के 900, 3,375, 3,375। 1700 में से 900 बिक गए, कितने बच गए? अगर मैं गलत ना हूं तो शायद 800 बच गए 3.75 से। सही कह रहा हूं? 800 बचे। अब 800 को मल्टीप्लाई करो 3.75 से, कितना आता है? 3,000। अब कल को एक बात शायद याद आए आपको कि सर आपने पिछली क्लास में जब मूविंग एवरेज करवा रहे थे तो आपने कहा था इसको इससे माइनस करके लिखना, याद है? जो आप लोगों को बड़ा पसंद आया था। क्यों? यहां पर अगर ना माइनस करके लिखें तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या गलत हो जाएगा? वो मैंने कब सिखाया था, या वो करना कब जरूरी है? अगर पॉइंट के बाद एक फिगर ऐसी आ जाए 777, ठीक है, इसमें तो फुल है ना 3.75, तो चाहे मैं ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालूं या माइनस करके निकालूं, दोनों सूरतों में फिगर यही आनी थी 3,000। इसलिए इसमें हमें कोई मसला नहीं है। जो लास्ट क्लास में हमने इतना डिस्कस किया था, उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी कि यूनिट कॉस्ट जब आ रही थी वो यूनिट कॉस्ट राउंड में नहीं आ रही थी। अभी माइट भी आगे जाके हमें यही मसले से वास्ता पड़े। यहां तक पहुंच गए, 800 यूनिट हो गए, ठीक है। अभी चलो लाइन ना लगाओ, बाद में लगा लेंगे फिर। अब 6 तारीख के बाद 8 तारीख को हमने लिखा 8 तारीख। 8 तारीख को हम देखते हैं कि हमने 2600 यूनिट परचेज किए, और 2600 यूनिट परचेज किए हमने 3 रुपए 70 पैसे के हिसाब से। क्या बनती है वैल्यू भाई? 9,620। बाकी लोग भी ना कैलकुलेटर से इस्तेमाल करें, समझ गए? कैलकुलेट करने पे अपनी हैबिट बनाइए। अब ये हम 2600 को यहां ले आते हैं 3.70 के हिसाब से, 9620। अब हम इसका एवरेज लेते हैं, तो यहां तो आया 620, ये आ गया शायद 12,000, और ये हो जाएगा 3400। अब हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज कॉस्ट? लिख के दिखाऊं या समझ में आता है? 12,620 को 3400 से डिवाइड करिए, क्या बन रहा है? 12,620 को 3400 से डिवाइड कर दो। क्या अगेन बता दूं अहमद? समझ में नहीं आया, अगेन क्या बताऊं? डेट 9 क्या लिख रहा है यार? डेट 8। अच्छा, 8 में क्या बताऊं? देखो ना, सोल्ड कितने यूनिट लिखे हुए, वो परचेज कितने लिखे हुए? 2600 ना, तो 2600 परचेज में लिखा, प्राइस लिखी, उसको बैलेंस में शिफ्ट कर दिया। पहले से 800 थे, 2600 और खरीद लिए, तो टोटल कॉस्ट ये आ गई, टोटल यूनिट्स ये आ गए। टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करके एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालो, जो कि मेरा ख्याल है अर्जुमन ने निकाली है। कितनी? 3.71176। तो इसको यूं कर देते हैं कि 3.71 ही अभी रहने देते हैं, क्योंकि राउंड में बहुत ज्यादा चला जाएगा। 3.71। अब यहाँ पे लेकिन फिर याद रहे कि पॉइंट के बाद आगे है। अब यहाँ पर भी एक चीज, लाल बत्ती या रेड लाइट जो दिमाग की मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी एक हम, और ये होगा, जो लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं वो ये गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? 12,620 लिख रहे होंगे, 12,620 दबाया, जीरो नहीं दबा, डिवाइड कर दिया, यानी 3400 से डिवाइड कर दिया। क्या हुआ? गलत आ गया। अब फिर यहां पे लाल बत्ती होनी चाहिए कि यार एवरेज जो आएगा, 2 यूनिट प्राइस है, एक 375 और एक 370, जो मीन का लफ्ज इस्तेमाल किया वो लाजमी इन दोनों के क्या होगा? दरमियान में होगा। तो अगर तुम्हारी गलती से कोई जीरो बढ़ा देते हो, जीरो कम कर देते हो और डिवाइड करते हो, और ये फिगर कोई 6 रुपए आ जाती है या 7 रुपए आ जाती है या 1 रुपए आ जाती है, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यार मुझसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि यहां पर जो एवरेज होगा वो इन दोनों के
बिटवीन होगा। समझ में आई बात? अगर कभी भी, और बिटवीन भी याद है वो मीडियन होता था, नियरेस्ट किससे होगा, तो वो मीन मीडियन बोर्ड में यही पढ़ते हो कि चूंकि 70 पैसे के 3 रुपए 70 पैसे के 2600 यूनिट है, ज्यादा इसके हैं, तो जो एवरेज होगी वो इसके करीब होगी, तो 70 से करीब है ये 71। अगर इसके ज्यादा होते तो ये 75 के करीब चली जाती। समझ में आ रही है बात मेरी? ये सब बातें कोई मान नहीं रखती, लेकिन ये सब बातें माने जब रखती हैं जब इम्तिहान में हमसे प्रेशर में काम करते हुए गलती होती है। और ये गलतियां मैं बहुत चेक करता हूं, बेइंतहा मेरे सामने आती हैं। सही करते करते बच्चे गलती करते हैं और गलतियों के खाम वखाम, लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि इसमें 100% जीरो नहीं मिलता। ठीक है, अगर गलती हो जाए तो अपने दिल को उदास करके सारा खराब मत कर दो, जहां तक सही कर सकते हो कर लो, लेकिन याद रखना कि सिर्फ उसी चीज के गलत नंबर कटते हैं जहां पे गलती होती है। अब ये हो गया 3 से 71। चलूं आगे, समझ में आ रही बातें? नेक्स्ट पॉइंट पे आप जल्दी से आ जाओ ताकि कंप्लीट कर सकूं। 8 के बाद अगेन अगर आप डेट देखें तो 12 तारीख है और 12 तारीख फिर परचेज की है, तो इसलिए अभी अगेन आप इसी कॉलम में रहिएगा, थोड़ा सा इसके एक साथ नीचे जाके, क्योंकि वो लाइन हमने यहाँ लिखी थी। 12 तारीख को 1000 यूनिट्स है और 1000 यूनिट जो है वो 3 रुपए 50 पैसे के हिसाब से है, तो ये कितने बन गए? शायद 3500। सही कह रहा हूं मैं अर्जुमन? 3500। और अब फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है ना? अब इसमें दो बातें हैं कि अगर मैं ये लाइन यहाँ नहीं लगाता हूँ, फर्स्ट करो ये लाइन अभी मैंने नहीं लगाई थी, तो मैं यही नीचे लिख देता हूँ कि 1000 यूनिट 3 रुपए 50 पैसे के साथ 3500 के हो गए। टोटल कर लिया तो ये आपके पास बन गया 4400 के यूनिट्स। टोटल देखते रहना, मैंने गलत ना किया हो। 520, 6 6 12 5 6 तो 11 और 3 2 5 1 6 16, 16120 दोनों टोटल सही है? नजर आ रहे तुम लोगों को? 16120। ओके, अब बताओ फिर एवरेज कॉस्ट क्या होगी, और जरा निकाले बगैर बताओ एवरेज कॉस्ट कितनी होनी चाहिए और किसके क्लोज होनी चाहिए? एवरेज कॉस्ट चूंकि अभी 3 रुपए 71 पैसे है और 3 रुपए 50 पैसे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एवरेज कॉस्ट इसके दरमियान होगी, और ज्यादा यूनिट 71 पैसे वाले हैं तो एवरेज कॉस्ट 50 से दूर होगी, 71 वाले के करीब करीब होगी। क्या बनता है एवरेज कॉस्ट? 16120 4400 से डिवाइड करने के बाद 3.66। ठीक है, तो 3.66 ये हमने यहाँ पे फिर एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट किया। अब 12 के बाद 15 तारीख को 2100 यूनिट हमने सोल्ड किए, तो अब हम यहाँ 2100 की डेट 21 तारीख की डेट डालते हैं। सॉरी 21 की डेट नहीं है, 15 की डेट है और 2100 यूनिट है। हमने 2100 यूनिट लिखे और 2100 यूनिट को 3.66 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बना भाई? 2100 को 3.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, शाबाश, वेट कर रहा हूं तुम लोगों के कैलकुलेटर का, 7686। ठीक है, 7686 सही है। अब बैलेंस में, ठीक है, बैलेंस में क्या बचा? तो अब हम बैलेंस की तरफ जाते हैं तो 4400 से 2100 माइनस हो गए तो बचा 300, और 4 से 2 चले गए तो बचा 2300। और अब बेशक मैं यहाँ 3.66 लिखूं, लेकिन मैंने क्या कहा था कि चूंकि अब ये पॉइंट में है तो 16120 को 7686 से माइनस करके यहाँ पे निकालो क्या वैल्यू आती है एंडिंग इन्वेंट्री की। 16120 माइनस 7686, 8434। शाबाश, तो यहां लिख देंगे बैलेंस में 8434। ठीक है, 15 तारीख के बाद अगली तारीख, क्योंकि 20 तारीख आ रही है और 20 इज अगेन सेल, तो 20 को लिखा, कितने यूनिट सोल्ड हुए? 1300, यहां लिख दिया जी जनाब 1300। चूंकि वही चीज है, कोई नई परचेज आई नहीं तो प्राइस वही रही 3.66। 1300 को अब 3.66 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चलाइएगा क्या होगा। 4758। ओके, 4758। 2300 से 1300 बिक गए, कितने बच गए? 1000, और 3.66 के हिसाब से अब फिर इसको इससे
माइनस करके निकालो, मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना पॉइंट में। तो 8434 को 4758 से माइनस कर दो। ओके कितना 3676 3676 गॉट इट। ठीक है 20 तारीख के बाद 28 तारीख को अगेन एक परचेज है, तो 28 तारीख की डेट डालेंगे, परचेजेस को मेंशन करेंगे। कैसे इधर आ जाऊं ताकि आपको नजर आए। अब बोर्ड सही है। 28 तारीख को जनाब 2000 यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट्स परचेज हुए हैं 3 रुपए 10 पैसे के हिसाब से, तो 3 रुपए 10 पैसे लिखिए, कितना बन जाएगा 6100 6200। ठीक है 6200, इसको उधर शिफ्ट कर दें। याद रखो कि जब इस तरह से आया तो अभी इसके नीचे लाइन मत लगाना। याद रखना कि लाइन लगाना सिर्फ सवाल के हिसाब से थोड़ा सा वेरी करके संभाल लेना। अगर फर्ज करो तुम लाइन लगा देते हो तो फिर ये करना कि इसको दोबारा नीचे उतारना और फिर उसको शिफ्ट करना। लेकिन इसको अगर पेंसिल से लगाओगे तो इससे अच्छा रहेगा कि बाद में या पेंसिल से यूज करना, ताकि फिर अगर गलत हो जाए तो मायने मिटाने में भी आसानी रहे। तो इसमें ही नीचे लिख दिया 2000 3 रुपए 10 पैसे 6200। क्योंकि ज्यादा बार बार करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम को सेव भी करना है। क्या लिखा है भाई? सर 25 डेट नहीं लिखी आपने, 25 नहीं लिखी मैंने। ओके 25 रह गई, 25 पहले परचेज है, सॉरी। ठीक है अच्छा मैं बता दिया। तो पहले 25 लिख लेता हूं, फिर 28 पे आता हूं। ठीक है ना। 20 के बाद मैं 25 पे आता हूं। 25 में मैंने परचेज किए 1200 यूनिट, कितने के हिसाब से? 3 रुपए 40 पैसे के हिसाब से। क्या वैल्यू है जल्दी से बताओ? 4080। ओके थैंक यू। 4080 शिफ्ट करता हूं 1200 3 रुपए 40 पैसे 4080 टोटल करता हूं 6 5 7 और 7। सही है भाई टोटल अर्जुमन? यही बनता है। अब बताओ एवरेज कॉस्ट क्या बनी? ओके लेकिन एवरेज कॉस्ट बताओ जल्दी, शाबाश। 7756 डिवाइडेड बाई 2200। क्या हो गया? नेट स्लो हो गया सबका? 3.52। ओके अभी इसके नीचे लाइन नहीं लगाते क्योंकि अगली भी परचेजेस है, हमें मालूम है। 3.52 और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये तारीख आ जाती है कौन सी? 28 28 को 2000 यूनिट्स 3 रुपए 10 पैसे के हिसाब से 6200 बताया था जहां तक मुझे याद है। इस 2000 को यहाँ शिफ्ट किया 3 रुपए 10 6200 9 56 7 और 7 14 6 13000 और ये है 4200। बताइए क्या यूनिट कॉस्ट आ रही है? 13,956 को डिवाइड करेंगे, ये 3.52 तो पुरानी वाली बता रहे होगे ना। अब क्या आएगी? 3.322। ओके दो ही डिजिट लिख रहा हूं मैं। 3.32 3.32। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। 31 तारीख थी लास्ट। 31st को कितने यूनिट सोल्ड किए? 2200। कितने के हिसाब से सोल्ड किए? 3.32। 2200 इंटू 3.32 क्या वैल्यू बनती है? कितनी? 7304। 7304
4200 में से 2200 बेच दिए, कितने बच गए? 2000। मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करोगे? इससे माइनस करके निकालो। 13,956 से 7,304 माइनस करो, क्या वैल्यू बनती है? 6,652, 6,652। इनको अब आप यहाँ पे इस तरह से करके लास्ट लाइन में दिखा दीजिए। ये तो यही रहेगी 2000,652। यहाँ यूनिट कॉस्ट लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 यूनिट्स, ये 652 है। ये क्या चीज है? ये जो हमने निकाला ये है हमारी कौन सी इन्वेंट्री? एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इन कॉलम का टोटल कर लो जल्दी से। बॉयज तुम लोग परचेजेस का करो, गर्ल्स तुम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का करो। यूनिट्स का टोटल और टोटल कॉस्ट का, यूनिट्स का टोटल और टोटल कॉस्ट का। बॉयज से चाहिए मुझे परचेजेस का और गर्ल्स से चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अर्जुमन 23,123 तुमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बताया होगा। यूनिट्स भी बता दो मुझे। 23,123। अहमद तुम बता रहे हो तो तुम तो लड़का समझते हो ना अपने आप को, तो यकीनन तुम मुझे 6,800 बता रहे होगे यहाँ का। और मनाल अनम ने बताया है, और मनाल ने बताया है 6,500, तो वो यकीनन इसका बता रही होंगी क्योंकि मुझे नाम से लग रहा है। अनम लड़की होगी, है ना अनम? जोहेब 23,400। यूनिट कॉस्ट यहाँ पे भी अगर लिखना चाहें लिखे, ना लिखना चाहें ना लिखें। सही लिखा है मैंने? वाह 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 अनम, अरे तुम सीरियस हो गई यार अनम मारूफ, मैं मजाक कर रहा था यार। जी सर, इतना बड़ा जी, मैं डर गया जी से देख के, मैं सिर्फ जस्ट जोकिंग। अब बताओ सही है यहाँ तक? चेक कर लो दोनों। मैं इसको फिर अब ये सारा काम करने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं पे हमसे कोई मिस्टेक हुई है नहीं है। याद है कैसे चेक करना सिखाया था? सबसे पहले चेक करने का आसान तरीका यूनिट से शुरू करो। ठीक है, लिख लेना, अगर याद ना रहे तो लिख लेना मैं कैसे कह रहा हूं। सबसे पहले यूनिट्स ले लिया बिगिनिंग के। कितने यूनिट्स थे? 1700, 1700। 1700 यूनिट्स थे, परचेज किए 6,800। तो क्या करो, रफली बता रहा हूं, करना कि ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। 1700 प्लस 6,800 कितना बनता है? यही बनता है 8,500। इसमें से माइनस कर दो जितने यूनिट्स बेच दिए। कितने बेच दिए? 6,500। तो अब सोचो 8,500 में से 6,500 बेच दिए, कितने बचे? 2,000। तो हमने देखा हाँ सही है, इसका मतलब है हमने कहीं पे भी यूनिट्स में कोई हेर फेर नहीं की। ठीक, अब इसी तरह चेक करो कॉस्ट को। बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 6,375 रुपए, परचेजेस की कॉस्ट थी 23,400 रुपए। इन दोनों को प्लस करो, 75792। मैंने सही लिखा है? 29775 लिखा है, इज इट राइट? 2948 क्या बता रही हो अर्जुमन? मैंने गलत किया ये टोटल? 297। 5 मिनट और, 5 मिनट, क्योंकि देखो इतना लेट किया यार, अब मैं ऐसे तो नहीं ऑफ कर सकता। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें से माइनस कर दो 23,123। तो देखो 5 से 3 गया, 2 7 से 2 गया, 5 7 से 1 गया, 6 9 से 3 गया, 6 2 से 2 गया, 0। 652 ये बराबर है। तो ये चीज हमें एक तरह का चेक दे देगी कि दरमियान में हमने कोई मिस्टेक नहीं कही है। बोलो थम्स अप, है? समझ में आ गया? गुड है। अब एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं जो इससे पहले नहीं सिखाई, जल्दी से
बताओ मुझे, चलूं आगे? क्लियर है यहां तक सबको? जल्दी जवाब दे यार, वो क्लास खत्म करने बोल रहे मुझे, मैं अभी पढ़ाना चाह रहा हूं अच्छा खासा। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अब एक चीज और से देखना, ठीक है? अब सुनना, हमने सवाल में कौन सी दो चीजें कैलकुलेट की? एक हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया। कौन सा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बेटा? और नजर नहीं आ रहा थोड़ा सा, बहरहाल ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ये है एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा, मैंने हेडिंग डाली है यही वाली क्योंकि नॉर्मल ये पूछता है, लेकिन आज जरा सवाल को दोबारा पढ़ो, जरा देखो उन्होंने तुमसे मांगा क्या, क्योंकि जो वो मांग रहे हैं उसमें भी ये बनाना जरूरी है। क्या मांगा है जरा शुरू से पढ़ो। Trade trader provide following information about inventory. You are required to calculate gross profit. Underline कर लो वर्ड gross profit। जो कॉमर्स के बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इंटर में पढ़ा होगा उनको भी, और सेकेंड ईयर भी, ग्रॉस प्रॉफिट इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। हाँ, जो मेरे पास साइंस वाले बच्चे वो जरा समझ लें और कॉमर्स वाले भी समझ लें कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है। इससे पहले मैं कह रहा था ना, सेल्स का कोई काम नहीं है। प्रॉफिट ये है कि अगर मेरी ये चीज जो मैंने 10 रुपए की खरीदी थी 15 की बेची तो 15 मेरी सेल्स है, और 10 रुपए चूंकि ये बिक गया, 10 रुपए का परचेजेस था लेकिन ये बिक गया, तो जब बिक गया तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कितनी कॉस्ट का गुड्स सोल्ड हो गया। तो 15 सेलिंग प्राइस है और 10 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो 15 और 10 का फर्क जो 5 रुपए आ रहा है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब अगर कभी सवाल में मुझसे कह दे कि जी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ, जैसा कि अभी कहा है, तो हकीकतन जो सवाल है वो सिर्फ असल रिक्वायर्ड ये है क्या जी, कि हमें लिखना होगा कंपटीशन फॉर, क्या निकाल रहे हैं पूरा बोर्ड नजर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम निकाल रहे हैं, जिसकी दो लाइनें इस वक्त मेन है। कौन सी दो लाइन? एक सेल्स और दूसरा है सेल्स और उससे माइनस होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसके बाद आएगा क्या चीज? ग्रॉस प्रॉफिट। बेसिकली ये है वो सवाल, इस सवाल का रिक्वायर्ड। लेकिन अगर ये रिक्वायर्ड भी है तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये पूरा बनाना जरूरी है, इसके पूरे मार्क्स होते हैं। समझ में आई बात? ये नहीं है क्या? और सच्ची बात तो ये है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते जब तक कि ये पूरा काम ना हो। अगर सवाल में सिर्फ ये मांगता हम ये बना के खत्म कर देते, लेकिन चूंकि इस पर ग्रॉस प्रॉफिट मांग रहा है तो सेल्स, अब वो लाइन जो मैंने शुरू में पढ़ी थी जो छोड़ दी थी, अब मैं आगे पढ़ूं। जब से बताया कि इफ टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड 35,000, यानी 35,000 है उस यूनिट्स की जो बिक गए। यानी कौन से यूनिट बिक गए? ये जो 6,500 है ना, जब इनको बेचा तो सोचो, बेचेंगे तो कीमत पे तो नहीं बेचेंगे, बेचेंगे तो ज्यादा प्राइस पे रख के बेचेंगे। जैसा कि हम ऊपर देखते हैं, ऊपर वाले सवाल आपने 5 रुपए का खरीद रहे हैं, 6 रुपए का खरीद रहे हैं, बेच 10 रुपए का रहे, 12 रुपए का रहे। तो यहां पर एक यूनिट नहीं बताई, मल्टीप्लाई करके फिर टोटल बता दिया कि सब के सब यूनिट को बेचा कितने पर? 35,000 पे। तो आज सेल्स है, कल को नहीं हो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो वहां मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। किससे? इतने बिके, इतने के बिके, इतने बिके, इतने के बिके, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिलहाल 35,000 लिखो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सा प्लेस करोगे? जो तुमने अभी कैलकुलेट किया है, कितना? 23,123 रुपए। ब्रैकेट में लिखो क्योंकि अकाउंटिंग में माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं। अब बता दो, मैं दिमाग को जोर नहीं डाला, माइनस करके कितनी वैल्यू आ रही है? वाह अर्जुमन, सुपर कंप्यूटर, 11,877। बोलोगे सर आप बकबक इतना कर रहे थे, मुझे तो पहले से आता था, है ना अर्जुमन? तो ये होता है इस सवाल के अंदर। तो हर क्वेश्चन में, चाहे वो क्वेश्चन फीफो का हो, चाहे लीफो का हो, चाहे एवरेज एवरेज मूविंग एवरेज का हो, हर क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे आज ग्रॉस प्रॉफिट मांगे, और जो मेरे साइंस के स्टूडेंट्स हैं कान खोल के सुन लें, ग्रॉस प्रॉफिट जब मांगेगा क्या करोगे? सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो।
और परपीचुअल में ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आगे बढ़ सकते हो। बोलो सबको क्लियर हो गई ये सवाल, याद रहेगा? तो आज से जो है मूविंग एवरेज के साथ ये चीज करवाई है, इसको अच्छी तरह से देख लो और काइंडली बेटा क्वेश्चंस को करो। खास के मुझे जो है ना ये वाला क्वेश्चन बताओ करके, क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोगों ने पता नहीं 8 किया या नहीं किया। 8 ना 2 महीनों का है, 2 मंथ्स का। एक बात बता रहा हूं, सिर्फ ऐसी करो तो फिर हंसो तो पूछना मुझसे कि 1 महीने का काम करना है और उसके बाद फिर अगले महीने का करना है। जरा मुझे करके ये वाला सवाल भेजो, क्वेश्चन नंबर 8। चीटिंग नहीं करनी है, समझ में आई बात? चे ट्रेडर है ना, और ये लड़के समझ जाएंगे छे का मतलब। ठीक है, तो अब हम इसको जो है लेके चलते हैं आगे। आज के तक का यहाँ पर रोकते हैं। कोई मसला, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछो ताकि मैं जवाब देके, तुम लोगों की शायद अगली क्लास होती है। बोलो जल्दी बोलो मुझे, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो फिर सखिया सन पे तो मेरी क्लास होगी। मेरी मुलाकात आप लोगों से बहुत जल्द होने वाली है। शायद पहले दिन आपसे मुलाकात ना हो सके क्योंकि अगला हफ्ता मेरा मंडे को जो है वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ एक ऑफिस के ट्रिप पे। कोई घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, पहले बता दूं, ऑफिस का काम है, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। कराची है, लाहौर, इस्लामाबाद है और लाहौर का ट्रिप है। तो शायद अगले दिन, पहले दिन तो नहीं हो क्योंकि मेरे जुमेरात की रात की वापसी होगी। जुमे को शायद आप लोगों से जब मुलाकात होगी, नहीं कल होगी क्लास, ये कल के लिए मना नहीं कर रहा लेकिन आगे के लिए बता रहा हूँ कि जब फिजिकल मुलाकात होगी वो जुम्मतुल मुबारक के दिन होगी। बाकी क्लासें इंशाल्लाह अपने वक्त पे लूंगा। ठीक है, थैंक यू। 8 क्वेश्चन चाहिए मुझे, कौन अच्छे बच्चे हैं वो मुझे करके दिखाएंगे। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज। आ जाओ भाई।